जनाब केसीआर साहब आज से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब जो है बहुत ही गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना लंबा जो है 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करे। तो मैं भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सुन रहा था उनके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है 4 हिस्सों में हम तकसीम करके उसका स्टेप बाय स्टेप जवाब देंगे। मेजर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका मुद्दा था कि बजट के ऊपर तकरीर किए और बहुत नाराज़गी का इजहार किए कि तेलंगाना को कोई बजट नहीं मिला बोलकर। दूसरा ये था कि मुखालिफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ताल्लुक़ से जो है बहुत ही ये बोलना चाहिए कि बहुत ही नाराज़गी का इजहार किए, एंटी बीजेपी जो उनका स्टेटमेंट था। तीसरी चीज़ जो है फेडरल फ्रंट के क़याम के बारे में बोले कि मैं एक फेडरल फ्रंट बनाऊंगा और पूरे हिंदुस्तान के नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के चीफ मिनिस्टरों को मैं एक करूंगा। और आखिर में जो है जाते जाते अपना हक अदा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ के पुल बांधते हुए चले गए। और एक मेजर उसमें यह था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी नए तरीके से लिखूंगा बोलकर भी बोले उसमें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बोलूँगा कि जो मुखालिफ बीजेपी जो इनकी बयानबाजी थी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, ये जो मुखालिफ बयानबाजी है बीजेपी की, आने वाले मार्च अप्रैल में जो है बीजेपी ये ठान ली है कि बड़े पैमाने पर सीबीआई के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, इनके और इनके अफराद ख़ानदान के ऊपर रेड्स होने वाले हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद बचने के लिए, अपने फैमिली के इल गॉटन मनी को बचाने के लिए वक्त से पहले जो है बीजेपी के ऊपर भड़कना शुरू कर दिए हैं। ये बिल्कुल बात क्लियर है। अब रही बात के क्या वजह है कि, और एक दूसरी बात यह है कि जो फेडरल फ्रंट की क़याम की बात करे थे चीफ मिनिस्टर साहब, फेडरल फ्रंट 2018 में अचानक से जो इलेक्शन 1 साल पहले करवाए, 2017 में भी चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है फेडरल फ्रंट की तायद की बात करे थे और मैं फ़लाने चीफ मिनिस्टरों को बुलाऊंगा, केरला के सीएम से बुला के बात करे, फिर उसके बाद में इन्हों जाके ममता बनर्जी से मिले, जहां से बीजेपी वाले इनको बुला के जो है फिर समझा लिए, मना लिए, इनके जो भी काले करतूतों को इंक्वायरी नहीं करते बोल के जहाँ से अश्योरेंस दे दिए। देते ही चीफ मिनिस्टर साहब जो है फेडरल फ्रंट को भूल गए। लेकिन पूरे इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जो है ये बात चली कि माँ तेलुगु बिड्डा, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारा तेलुगु बिड्डा जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा बोल के अपने आप को प्रोजेक्ट करके तेलंगाना के वोटर्स को बेवकूफ़ बना के दोबारा इख्तिदार पर आ गए उन्होंने। ये एक बात हकीकत है। और दौरान गुफ्तगू जो है चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेंगी बोल के पेशे खयासारी भी करती है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब वाकई बीजेपी के ख़िलाफ़ में रहते तो जाके जो है अखिलेश यादव के स्टेज पे तायद करके आप अखिलेश यादव की मुहिम चलाना था वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कि नहीं नहीं भाई, ये बीजेपी को यहाँ से उत्तर प्रदेश से हराना ज़रूरी है बोल के। यहाँ बैठ के हैदराबाद में प्रगति भवन में ये पेश ख्यास करना कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेंगी, कि जो मुखालिफ बीजेपी लहर जो चल रही उसको कमज़ोर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत बता दिए सीएम साहब। तो अभी भी जो है ये दोस्ती जारी है। ये जो बीजेपी की मुखालिफत का ड्रामा रचे ये सिर्फ़ और सिर्फ नूरा कुश्ती है। WWF जैसा चलता, हवा में फैटा मार लेते, ये वही है, उससे ज़्यादा हमको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि आज मैं, देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को मैं जो है बहुत ही दयानतदार चीफ मिनिस्टर, एक बहुत ही दयानतदार सियासतदान समझता था। यानी बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस है जिससे हमको सीखने के लिए कुछ मिलता है, जिसमें से एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी है। 12 साल मुहिम चलाए, तेलंगाना को अलग करे, बहुत बड़े उनके कारनामे हैं तेलंगाना के वास्ते। लेकिन बीजेपी को पछाड़ने में और आपके नरेंद्र मोदी को पछाड़ने में आप कैसा फेल हो गए ये बताइए। 8 साल के बाद में आज आप बोल रही कि पूरा हिंदुस्तान को बीजेपी तबाह कर डाली। तो क्या 8 साल तक आप बीजेपी का निप्पल मुंह में लेके सो रहे थे क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। अब दूसरी रही बात, 2014 में आप इख्तिदार में आए, तेलंगाना के मुसलमान आपको अटूट वाबस्तगी के साथ 2014 में आपके जो है वोट दिए आपको।
आपके ये दोस्त बेटे नूरी असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना की मुखालिफत करे, लेकिन आप जाके उनके गोद में बैठ गए, उन्होंने आपके गोद में बैठ गए, दोनों मिलके बोले कि भाई अब अपन पावर में आ गए, कैसा बेवकूफ़ बनाना, कैसा माल कमाना, ये सोचेंगे अपन। अब आप देखिए 2014 के बाद में ट्रिपल तलाक का मसला आया, बीजेपी जो है शरीयत में मदाखलत करी डायरेक्टली। बीजेपी वाले शरीयत में मदाखलत करे, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है यूपीए की एनडीए की तायद करे, बीजेपी की ट्रिपल तलाक में सीएम साहब मोदी की तायद करे, आर्टिकल 370 में केसीआर साहब मोदी की तायद करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में केसीआर साहब टीआरएस पार्टी जाके तायद करी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तायद करी, और आपके यूएपीए कानून लाया गया पूरे आसाम में, इधर उधर मुसलमानों को, वेस्ट बंगाल में, उसमें तायद करे। एनआरसी में जो है, जो रिसेंटली एनआरसी लाने की बात की गई, उसमें आप बराबर उसमें शाना बाशाना तायद में रहे। नोटबंदी आई इस दरमियान में, आप उनके साथ रहे। तो हम कैसा यकीन करना तेलंगाना के मुसलमान के आने वाले दिनों में, अब आप जो बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में कि आप अपने स्टैंड पे रहेंगे या नहीं रहेंगे बोल के, हम कैसा भरोसा करना? ये क्या नूरा कुश्ती WWF है क्या? ये आने वाले जो मार्च अप्रैल में जो सीबीआई के, ईडी के जो इनकम टैक्स के रेटा होने वाले हैं, केसीआर, केटीआर, कविता, हरीश राव, पूरे जितने अली बाबा 40 चोर के ऊपर जो रेडा होने वाले हैं, तो उससे उसको रोकने के लिए आप क्या बीजेपी को डरा रही क्या? अब रही बात कि आप जो है असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ करें कि हमारे को फ़ख्र है कि एक तेलंगाना का बिड्डा जो है जाके महाराष्ट्र में इलेक्शन जीत रहा, जाके जो है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीत रहा बोल के, यकीनन सीएम साहब को, केसीआर साहब को फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसा मुंह बंद एक कोई मुस्लिम लीडर किसी अपोजिशन को नहीं मिलता। आप बताइए कि पहले तो होना ये चाहिए था कि आप असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती करना ही नहीं चाहिए था, जबकि तेलंगाना की पूरी मुखालिफत में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे, केवीपी रामचंद्र राव के इशारे पे यही असदुद्दीन ओवैसी TV9 पे बैठ के कई बयान दिए, सोनिया गांधी से जाके मिले, मनमोहन सिंह से जाके मिल के जो है, जो तेलंगाना 5 साल पहले मिल जाता हमारे को, इनकी मुखालिफत की वजह से जो है लेट हुआ तेलंगाना मिलना हमारे को। अब आप इख्तिदार पे आ गए, आने के बाद में जो है आलेर सबसे पहले जो है किशनबाग में कम्युनल राइट्स में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 4 मुसलमानों को मार दिए, सैकड़ों मुस्लिम बच्चों को केसेस में बुक करे। असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। आज की तारीख तक आप बताइए क्या पार्लियामेंट में या दिल्ली से लेके गली तक कहीं भी एहतजाज करे क्या? नहीं करे। तो अब सीएम साहब को फ़ख्र नहीं तो क्या होना चाहिए बताइए कि वो असदुद्दीन ओवैसी जो किशनबाग राइट्स में खामोश रहे, वो असदुद्दीन ओवैसी जो आलेर में इनकाउंटर हुआ मेरे भाई, आलेर के इनकाउंटर में 5 मुसलमानों को जुडिशियल कस्टडी में, पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से लेके आज की तारीख तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। ये जो हम ये हालिया में जो 76th रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं, ये पूरे 76 ईयर्स में कभी भी बताओ आप कोई जुडिशियल कस्टडी में मुसलमानों को लेके जाके अंधाधुंध इनकाउंटर करे क्या? नहीं करे। वैसे मसले पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश रहे, ना पार्लियामेंट में कभी आलेर इनकाउंटर के ऊपर बोले, बराए नाम जलसों पे, नुक्कड़ पे, चौराहों पे तकरीर, जज्बाती तकरीर के आलेर इनकाउंटर के मुसलमानों के लिए हम लड़ेंगे। 0 ओवर में असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी हर साल में एक बार आवाज़ उठाते कि आलेर इनकाउंटर के लिए हम लड़ेंगे। आलेर इनकाउंटर हो के आज तकरीबन 8 साल हो रहा ना मेरे भाई, आज की तारीख तक नहीं है। NHRC की रिपोर्ट आई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, इतनी सख्त रिपोर्ट है कि आलेर एनकाउंटर वाज फेक एनकाउंटर। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाते, उनके MLA असेंबली में आवाज़ नहीं उठाते, तो फिर अब जब मुस्लिम मसाइल पे क़त्ल गारतगिरी हो जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी खामोश है, तो सीएम साहब को फ़ख्र होना चाहिए, यकीनन फ़ख्र होना चाहिए। 12% रिजर्वेशन का जो मसला है, चीफ मिनिस्टर साहब अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में है 2014 के 2018 के कि मैं मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। आज की तारीख तक वो चॉकलेट नहीं मिला, अब तक वो चूस लेते बैठे हुए हैं 12% रिजर्वेशन का चॉकलेट। तो असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब सीएम साहब को फ़ख्र नहीं तो क्या होगा बताइए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, उसके खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है बहैसियत सीएम ऑफ तेलंगाना की मुक़द्दस मुक़ाम मक्का मस्जिद में धमाका हुआ और जो है
कातिल बाइज्जत बरी कैसा हो गए, मैं अपील पे जाता हूँ हाई कोर्ट में बोल के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपील पे नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा नहीं करे मक्का मस्जिद के कातिला कहाँ पर गए, आखिर वो बम ब्लास्ट कौन करा। जब आरएसएस वाले नहीं करे, अभिनव भारत वाले नहीं करे, तो क्या शैतान आके बम धमाका करा। असदुद्दीन ओवैसी खामोश है ना भाई मक्का मस्जिद ब्लास्ट के कातिलों के बाइज्जत बरी होने पर। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब को फखर होगा ना, अरे कैसा खामोश बैठा हुआ है देखो इन्हें बोल के। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट में 12 साल मुसलमाना जो है जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए, दूसरे दिन तीसरे दिन तेलंगाना की हुकूमत, तेलंगाना की पुलिस अपील पे गई। तो असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं बोले कि अरे कैसा 12 साल जेल में रहने के बाद में बच्चे बाइज्जत बरी हुए, और इस मसले पर क्यों तेलंगाना पुलिस कोर्ट में जारी बोल के नहीं बोले, जबान नहीं खोले। अब चीफ मिनिस्टर को केसीआर साहब को फखर होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी पे। पूरे 8 साल में माइनॉरिटीज का बजट आप देखिए, ऐलान होता 2000 करोड़, रिलीज होते 200 300 400 करोड़ रिलीज होते। असदुद्दीन ओवैसी कभी नहीं बोलते, उनके एमएलए कभी नहीं बोलते, उनके भाई लीडर ऑफ द फ्रेंडली अपोजिशन है, लीडर ऑफ द क्या क्या की बने हुए हैं बेचारे, एक एक साल लंदन में रहते, जाके मुसलमानों के मसाइल पर कुछ नहीं बोलते। तो क्या वाकई चीफ मिनिस्टर को अब फखर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी पे। पूरे 8 साल का बजट निकाल के देखिए आप कि जो ऐलान हुआ उसका हमको 1/3% भी नहीं मिलता हमारे को। वक्फ बोर्ड की बात आई है, चलिए मुसलमानों के इदारों के ऊपर बात करेंगे। वक्फ बोर्ड पे कमिश्नरेट देते बोले, दोनों इलेक्शन मैनिफेस्टो में है 2014 2018 में। वक्फ कमिश्नरेट आज तक नहीं दिए। पिछले 5 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर